नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल पैशन स्ट्रोक्स। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं मास्क लगा के क्यों बैठी हूँ। जाहिर सी बात है, अगर कोरोना आपके जस्ट दरवाजे पे हो ना, या फिर आपसे सिर्फ 4 कदम दूर हो, तो आपकी हालत भी वैसी ही होगी जैसी मेरी है। मेरा मतलब आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि मेरी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप सभी को मैसेज भेज सकूं कि कैसे इस पैंडेमिक को डील करना है। अगर आपकी फैमिली में किसी को कोविड होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे सेल्फ प्रिपेयर्ड रहना है इस लड़ाई को लड़ने में। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से आखिरी तक देखें और देखने के बाद सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि अपने सारे दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक्चुअली अगर आपके घर में किसी को कोविड होता है तो आपको कैसे समझना है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, कब आपको एक्शन लेना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें अपने पास अभी से रखना है आपको, ताकि आप प्रिपेयर्ड हो सको इस सिचुएशन के लिए। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो है सिम्टम्स की। तो ऐसा है कि आप किसी से भी इन्फेक्ट हो सकते हो। इतने हाई रेट से ये अभी आप लोगों में ये फैल रहा है कि ये कहना मुश्किल है कि आपको किससे हो रहा है। आपकी बिल्डिंग में भी कई सारे केसेस होंगे और अनअवॉइडेबल है कि आप अपने घर से आप निकलते ही हो या फिर ज़रूरत के सामानें आपके घर में आती ही हैं। तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ भी हम लोग सारी चीज़ें आई मीन स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, ये सब जो चीज़ें हमने सुनी है वो सब हमने करी थी। बट स्टिल हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरे 2 फैमिली मेम्बर्स को कोविड अभी हो गया है। तो मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि इसको आप कैसे अब हो जाने के बाद आप कैसे पहले डिटेक्ट करो कि आपको हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगी कि आप एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हो और आप में सिम्टम्स भी डेवलप कर सकते हो। सिम्प्टोमेटिक या फिर सीवियर केसेस में जो भी आपके इसके लक्षण होते हैं वो प्रोमिनेंटली दिख के आता है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, कन्फ्यूजन, प्रेशर इन चेस्ट, हाई फीवर होना, या फिर कुछ और कॉमन लक्षण जैसे कि आपको डिप्रेशन हो रहा हो या स्लीप डिसऑर्डर हो रहा हो, कन्फ्यूजन हो रहा है। ये सब भी आप नज़रअंदाज ना करें, अपने पेशेंट पे ध्यान रखें और जल्द से जल्द उन्हें डॉक्टर को दिखाएं। तो दोनों तरीके में क्या होता है कि आपको स्लाइड कभी भी अगर आपको लगे ना कि आपके गले में थोड़ा सा खराश हो रहा है, थोड़ा सा भी सोर थ्रोट आपको अगर लग रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा फीवर आना चाहिए या फिर पूरा टेस्ट जाना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं कि आप 5-6 दिन वेट करते हो। आप जिस दिन इन्फेक्ट होते हो डे 1, वहाँ से लेके 7वें दिन के बाद एक्चुअली में पूरा सिम्टम दिखता है। बट ऐसा नहीं है कि वो 7 दिन आप इन्फेक्टेड नहीं हो, आप इन्फेक्टेड हो और 1-2 दिन बाद आप लोगों को भी फैला रहे हो। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आप अपने आप को सबसे पहले वो पहचानो कि आपके अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे आपके अंदर थोड़ा थकान आपको ज़्यादा आने लग जाए तो आप तुरंत चेक करो कि आप कहीं गए तो नहीं थे। अगर आपको थकान आ रहा है, टायर्डनेस हो रहा है, फटीग हो रही है, अगर आपको थोड़ी सी भी सर्दी हो रही है, अगर आपने कहीं कोई आइसक्रीम नहीं खाया है, कोई एसी में ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू फील कि आपको थोड़ी सर्दी हो रही है, तो थोड़ा कॉशियस रहो। आप थोड़ा डिस्टेंस जैसे अपने बाकी के जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, सबसे तो नहीं पॉसिबल है, एटलीस्ट जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में उनसे थोड़ा डिस्टेंस आप बना लो और 1-2 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो। और ये डेफिनेट सी बात है कि अगर आपको कोरोना होगा तो आपका स्मेल और टेस्ट जाएगा, पूरे तरीके से ना जाए, पर अगर आपको लगे कि कभी भी आपको लगे कि आपका जो टेस्ट है या फिर स्मेल का सेंस है वो थोड़ा कम हो गया है, इसका मतलब कि आप इन्फेक्टेड हो। अब एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे भी कि आप कितनी आपकी इम्यूनिटी है। अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो आपको पूरे सिम्टम्स आएंगे भी नहीं। तो मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ क्या हुआ। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही, अगर जैसे फीवर आई, 2 दिन आपको फीवर आती है और आपका स्मेल टेस्ट जैसे आता है, आप तुरंत ही इमीडिएटली जाके किसी भी कोविड सेंटर में आप जाकर अपना टेस्ट कराइए। जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, वो सिंपल नेज़ल स्वैब टेस्ट होता है, वो आप कराओ, वो बहुत ही आसान टेस्ट है। वो RT-PCR टेस्ट आप करवाइए। वो कराने के बाद जो आपका रिपोर्ट है वो 24 घंटे में आ जाता है, बट उन 24 घंटे के पहले से ही आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका रिपोर्ट आएगा उसके बाद से आप अपने आप का ध्यान रखना शुरू करेंगे। आप उसके पहले से ही अपना ध्यान रखिए। आप
गर्म पानी तो पीना शुरू सबसे पहले करो और सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करो। अब आइसोलेशन का कैसा है कि आप सिर्फ अपने एक कमरे में बंद हो गए, उससे नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जो आपको आगे के, सिर्फ पैनिक होके नहीं आपको चीज़ें करनी है, आपको आगे की चीज़ें प्लान करनी है। क्योंकि अगर किसी को क्वारंटाइन में रहना है तो उसे करीबन 10 से 15 दिन तो कम से कम 15 डेज तो आपको क्वारंटाइन में रहना है। तो सारी फैमिली से मेरा यही निवेदन है कि आप एक सेल्फ थॉट रखिए कि अगर मान लो आपके घर में किसी को क्वारंटाइन होगा तो आपको किस रूम में उस क्वारंटाइन पेशेंट को रखना है, क्योंकि आपको रूम को भी प्रिपेयर करके रखना है। जैसे कि जो रूम है वो आपका जो वॉशरूम से या बाथरूम से अटैच्ड होना चाहिए ताकि वो पेशेंट कम से कम कमरे से बाहर निकले। और क्या क्या चाहिए, जैसे कि आप कोई पेशेंट अंदर है तो उसे क्या क्या चीज़ें देनी है, जैसे कि आपको सबसे पहले उसे थर्मोमीटर देना होगा, आपको उसे ऑक्सीमीटर देना होगा। और ऑक्सीमीटर का जो यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है ऑक्सीमीटर का यूज़। तो चलो मैं वो बता ही देती हूँ आपको। क्या होता है कि आपने सबसे पहले तो अपना एक ब्लड टेस्ट किया, आपको रिपोर्ट आ गई कि आप पॉजिटिव हो। वो होने के बाद भी आप 2-3 दिन तो आपको पहले आएगी फीवर आने के लिए आपको जो डॉक्टर हैं, आपने अगर डॉक्टर को रेफर किया है तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन देंगे। आप ओरल किट बाय पतंजलि आप ये यूज़ कर सकते हो, आप ये लेना शुरू कर दो। आपको जिस दिन पहले दिन ही, जिस दिन आपको फीवर सा हल्का सा भी लग रहा है ना, आप ये लेना शुरू कर दो। ये बिल्कुल ही सेफ है और इससे सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ती ही है, कुछ ऐसा नहीं है। प्लस आप इसके साथ आप डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्राइब करिए मेडिसिन, आप उसके साथ वो मेडिसिन भी लेना शुरू कर दो। अब मैं बात कर रही थी सेल्फ प्रिपेयर्डनेस की कि आपको क्या क्या अपने घर पे ही रखना है। जैसे कि ये कोरोनल किट हो गया, पहली चीज़ हो गई। फिर हो गया कि आपको एक केटल रखना चाहिए कि जब आप पेशेंट को एक रूम में आइसोलेट कर रहे हो तो उसके जो कपड़े वपड़े हैं तो चलो ठीक है हम पैक करके दे ही देते हैं, मतलब पेशेंट को। रूम में आपको सेल्फ सफिशिएंट पेशेंट को बनाना है, जैसे कि बाथरूम आपका उसके साथ अटैच होना चाहिए। आपको डेली के क्लीनिंग के जो भी चीज़ें लगती है ना घर को क्लीन करने की या उनको अपने रूम को क्लीन करने के लिए, वो सारी चीज़ें रूम में पहले से ही अवेलेबल उनको करो। प्लस जैसे उनको खाना देना है या फिर आपका कम से कम उनसे इंटरेक्शन हो तो उसके लिए आपको पेपर प्लेट या फिर आपको डिस्पोजेबल टाइप के जो यूटेंसिल्स हैं वो ला के आपको अपने घर पे रखना चाहिए, ताकि जब आप उनको खाना दो तो वो प्लेट्स और ये आप अपने डस्टबिन में वो रखेंगे। कवर डस्टबिन होना चाहिए उनके रूम में, कवर डस्टबिन में वो सारी चीज़ें अपने पैक करके अच्छे से रखें ताकि बीमारियाँ बाहर ना फैलें और वो सीधा आप अपने सोसाइटी के जो आपके जो वर्कर्स आते हैं, जो क्लीनर्स आते हैं, उनको दो। और आपकी जिम्मेदारी होती है कि जैसे ही आपके घर में कोरोना पेशेंट डिक्लेयर होता है, आपसे मतलब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी को जाके सबसे पहले तो अपने सोसाइटी की जो ग्रुप है उसमें बिना मतलब संकोच किए आपको ये रिपोर्ट करना चाहिए कि आपके घर में कोविड पेशेंट्स हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आज आपके यहाँ है कल किसी और के यहाँ भी हो सकती है। आपको ये लड़ाई साथ में लड़नी है, ये कोई छिपाने वाली चीज़ें नहीं है। लोग छिपा रहे हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें और फैल गई हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग बेहिचक सबको मतलब आप अपने ग्रुप में डालो कि हाँ है, आप खुद ही वो डिस्टेंस मेंटेन करो। अगर अपने आप को अंदर कॉन्फाइन करके रखते हो क्वारंटाइन में तो ऐसा नहीं है, लोग आपको मदद करने आएंगे, लोग आपको मदद भी कर देंगे। मत सोचो कि फिर अगर मैंने बता दिया तो मतलब हमारे घर में राशन कहाँ से आएगा, लोग कोऑपरेट नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों में इंसानियत है, अभी भी लोग मदद करेंगे आपको, बट आप जाके राइट टाइम पे बताओ। अगर आपके घर में मेड्स आ रहे थे तो आपको उसको भी सबसे पहले बंद करना होगा, सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी होगी। तो इसीलिए सेल्फ प्रिपेयर्डनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं बताने वाली थी आपको कि अब पेशेंट को और क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो 4 दिन आपको मॉनिटर करना होता है अपना फीवर चेक करो। अगर आपको 4 दिन तक फीवर है और लगातार बहुत हाई फीवर आ रहा है, जैसे 102, 104, 103 मतलब 100 प्लस 101 प्लस, अगर आपको लगातार 4 दिन फीवर आ रहा है दैट इज समथिंग वेरी सीवियर एंड देन यू शुड लाइक डॉक्टर भी आपको अगर रिकमेंड करते हैं देन यू कैन गो एंड डू योर सीटी स्कैन। बट अगर आपको फीवर मतलब लगातार बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, 2 दिन फीवर आई, 2 दिन तीसरे दिन से आपका फीवर मतलब नीचे उतर चुका है, उतना नहीं है वीकनेस, तो ऑब्वियसली आपको होगी 15 दिन तक। तो उस केस में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको पैनिक करके सिर्फ 10 डॉक्टरों को दिखाना और सीटी स्कैन, ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो
अब मैं क्या बता रही थी कि आपका जो डेली रूटीन होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो पहले उनको काढ़ा पिलाना चाहिए, काढ़ा के एक सैशे जो मैंने इसमें लगाया भी आप देख रहे होंगे। आप ये भी उनको दे सकते हो कि बीच बीच में वो पी सकते हैं, या फिर आप काढ़ा बना के भी दे सकते हैं। मैं मेरी दूसरी वीडियो में आप देखोगे कि उसे कैसे बनाना है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड पुट दैट वीडियो ऑल्सो। तो उसके साथ आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है कि सबसे पहले तो आपको अपना टेम्परेचर जो है वो तो आप मॉनिटर करोगे। वो करने के बाद आपको ऑक्सीमीटर लगाना है अपने फिंगर में, लगा के अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। वो चेक करने के बाद आपने एक रीडिंग ले ली। वो रीडिंग लेने के बाद आपको लगातार 6 मिनट तक फिर से चलना है। आपको वो चलने के बाद 6 मिनट तक आपके रूम में जगह होती ही है, उतने ही जगह में 6 मिनट तक लगातार वॉक कीजिए। घड़ी देखकर 6 मिनट चलने के बाद आपको वापस से ऑक्सीमीटर में चेक करना है, और अगर इस बार आपका पल्स पहले से ड्रॉप दिखता है या फिर हाई नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर। यू शुड टेल देम कि आपका जो पल्स रेट है वो नहीं बढ़ रहा है। तो जनरली क्या होता है, ये ब्रीदिंग से रिलेटेड एक्चुअली जो है डिजीज़ है। इसमें दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि आपका ब्लड थिक होने लगता है, और ब्लड थिकनेस इज द ओनली प्रॉब्लम की बोल रहे हैं कि आप ये जो कोविड है वो बहुत ही खतरनाक है हार्ट पेशेंट्स के लिए या फिर ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वैसे पेशेंट्स में या फिर हाई बीपी के पेशेंट्स में, क्योंकि वैसे पेशेंट्स के केस में ऑलरेडी ब्लड थिक होता ही रहता है आपका, जिसकी वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक आता है। और कोविड क्या करता है, उसे और एलिवेट कर देता है आपका, और फास्टर रेट से आपका जो ब्लड है वो थिक होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू हार्ट स्ट्रोक या फिर ब्रेन स्ट्रोक। तो आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जब आपका ब्लड टेस्ट होता है जो दूसरे दिन होता है, जिसमें आपको डॉक्टर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व। आई एम नॉट ए डॉक्टर, सो मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगी यहाँ पे कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें टेस्ट करानी है, वो डॉक्टर आपको बताएंगे। आप टेस्ट कराओ जाके। तो जो आपका रिपोर्ट आएगा उससे बहुत ही, उसमें एक एलिमेंट रहता है ब्लड का जो थिकनेस बताते हैं वो, कि आपका थिक हो रहा है या नहीं। अगर थिक हो रहा है तो डॉक्टर आपको ऑन द स्पॉट आपको मतलब प्रेस्क्राइब करेंगी ही करेगी मेडिसिन ब्लड थिनिंग का। अब आप ये नहीं कि आप मुझे सुन रहे हो तो जाके ब्लड थिनिंग की दवाई ले लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। हर पेशेंट अलग होता है। मेरे यहाँ भी 2 पेशेंट हैं, एक को ब्लड थिनिंग की दवाई दी जा रही है, एक को नहीं दी जा रही है। तो वो आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। बाकी इस बीमारी में कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है। ये सिंपल एक फ्लू की तरह है। इसमें सिर्फ एक ही खतरा है कि आपको जो बड़े बुजुर्ग हैं, और उसमें भी बड़े लोग इन अ सेंस वो जो कि बीमार है, जैसे जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है पहले कभी, या फिर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, बस ये जिससे पहले से कोई बीमारी है, कैंसर या कोई भी जानलेवा बीमारी है उन्हें ऑलरेडी, बचा कर रख सको जो पेशेंट है उससे, तो आप सेफ हो। बाकी ऐसे कुछ भी डरने की बात नहीं है, कुछ भी पैनिक होने की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी, अगर आप जॉब करते तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आजकल सारी आईटी कंपनीज आपको छुट्टी दे रही है। आपको 15 से 21 डेज की आपको छुट्टी मिल रही है, तो आप उसे अवेल करो और आप आराम करो और आप ठीक हो जाओगे। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ्लू, देयर इज नथिंग टू गेट पैनिक। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना, और साथ में घर को बहुत ज़्यादा क्लीन करना है। आपको कम से कम उनसे इंटरेक्शन करना है। जैसे आप पेशेंट अंदर है तो आप उसके दरवाजे पे ही खाना प्रोवाइड कर दो, ताकि वो सिर्फ दरवाज़ा खोले, खाना ले और अंदर ले ले। और उसके बाद में अगर आपको लगता है तो आप एक राउंड, जैसे जहाँ पे पेशेंट का आपने खाना रखा है, फिर वो आए लेने के लिए लेकर गए, तो आप उस एरिया को जो है आप हमेशा क्लीन करते रहिए, उस एरिया को हमेशा सैनिटाइज करते रहिए, साफ करते रहिए, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और हाथ धोना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर यूज़ करना, ये तो एक आपका एक नॉर्मल दिनचर्या है जो कि शायद हम 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो अभी के समय में यही है कि आप किसी पे भी भरोसा मत करो। इनफैक्ट अपने ऊपर भी कभी भरोसा करो, और अपने हाथ को, अपने चीज़ों को सैनिटाइज करना मत भूलो। मतलब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लो। बट अगर हो जाए तो पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से सारी सर्विसेज, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। छिपाओ मत,
आप डिस्कस करो, उसे अच्छे से डील करो। एंड इनफैक्ट मैं बिलीव करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लग रहा हो। और एक और बात, जाने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का। अब क्या है कि अगर कोई पेशेंट जैसे है, आप उसको डील कर रहे हो, तो आप पूरी फैमिली मत जाके उस पेशेंट को हैंडल करो। आप उसमें से एक ही आदमी को बनाओ जो कि पेशेंट को खाना लेकर जाए। सबको आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना बच सको, जितना अवॉइड कर सको वो फॉलो करो। तो और जो आदमी जा रहा है जैसे उसको खाना पहुँचाने या देने, तो उसके साथ भी आप बाकी के फैमिली मेम्बर्स थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं कि जैसे बिल्कुल सामने जाके बात नहीं करना है, थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं। क्योंकि और फैलने का भी ये होता है, ऐसा नहीं कि 15 दिन में आपका मतलब आप बोल दिया कि 15 दिन में ठीक है तो आप निकल के घूमने लग गए। ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं आया है अभी तक सामने कि कितने दिनों तक वो इंसान आपको फैला सकते हैं। जब तक नेगेटिव टेस्ट नहीं करवा लेते आप, टिल देन आपको क्वारंटाइन में ही रहना चाहिए। 15-20 दिन, 15 दिन कहते हैं, मैं तो कहती हूँ 20 दिन आप अंदर ही रहो। 20 डेज के बाद अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, देन यू आर सेफ एंड देन यू कैन लाइक सिट अराउंड विद योर एंटायर फैमिली। बट बिफोर दैट आई वुड रिकमेंड कि आपको नहीं अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि आप 18वें या 19वें दिन आप निकल के मिल रहे हो बाकी लोगों से, फिर वो सामने वाले की इम्यूनिटी पे होता है एक्चुअली। अगर आपका इम्यूनिटी वीक है सामने वाले, तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगी। आपके लेवल से थोड़ा कम इन्फेक्शन होगा बट उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगी। और ख़ास तौर से बच्चों का मैं कहना चाहूँगी, बच्चे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, तो उनको सबसे पहले इन्फेक्शन होती है। बच्चों में जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो ये है कि उनमें रैशेज हो रहे हैं। उनका फीवर काफ़ी हाई नहीं होगा, उनका फीवर अराउंड 99 या समटाइम्स 100 जाएगा, वो भी 1 या 2 दिन। और बाकी तो वो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेल यू कि वो स्मेल कर पा रहे हैं या टेस्ट कर पा रहे हैं नहीं, बट आपको वो दिख जाएगा कि दे आर टायर्ड एंड समथिंग, बट इट डजंट हार्म देम अ लॉट। बट वो लोग कैरियर्स होते हैं, उन्हें कुछ ऐसा है नहीं, आप उनको ध्यान रखो। इट्स नॉर्मल फ्लू के तरह, इवन फ्लू के तरह भी नहीं है। आप 1 या 1.5 दिन आप देखोगे कि उनकी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी मतलब चिड़चिड़ा सा आप बच्चा लगेगा या फिर आपको टायर्ड लगेगा, तो आप समझ जाओगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द किड। और बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा भी हो रहा है कि बच्चे कैरियर हो रहे हैं, बच्चे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, अभी भी नीचे जाकर खेल रहे हैं। वो आते हैं और आपको लगता है कि सर्दी से नीचे खेल कर आया है और पानी पी लिया तो शायद थोड़ी सर्दी, नहीं, बच्चे भी कैरियर हो रहे हैं। तो बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो आपको, और उसमें आपको ऐसी बिहेवियरल चेंज दिख रही है, जैसे कि बच्चे जल्दी टायर्ड हो जा रहे हैं, उनके चेहरे पे रैशेज आ रहा है, या फिर हल्का सा भी जुकाम हुआ, 1 दिन के लिए भी हुआ, तो आप ये समझ लो कि दे आर एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स। चांसेस हैं उसके, तो आपको उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। बट बच्चों को ऐसा कुछ बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। बस ये है कि बच्चों को भी आप सेफ रखो, और बच्चों को भी अगर आपको लगता है कि इन्फेक्ट हुए तो बच्चों से भी थोड़ा आप डिस्टेंस बनाए रखो। पेरेंट्स के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट आपके घर में अगर बड़े लोग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो उन्हें आप बच्चों से थोड़ा दूर रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पहले करो, पैनिक ना करो। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे डेली रूटीन क्या है उनका, आपको क्या क्या खिलाना है, क्या क्या नहीं खिलाना है, क्या क्या मिथ्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, मुझे सुनने के लिए, और आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।